गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मदर स्पायर। और आज हम कवर करेंगे 12 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है द शेयर ऑफ इंडियन शोइंग साइंस ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल। अब हमें इसमें पता होना चाहिए हाई ब्लड शुगर लेवल से क्या मतलब है। हाई ब्लड शुगर लेवल से मतलब है कि हमें डायबिटीज़ हो रही है। इंडिया के लोगों में डायबिटीज़ हो रही है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर दो में से एक लोग को हाई ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम है, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। तो हाइपरग्लाइसेमिया में ऐसा है कि हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें यही पता होना चाहिए कि अगर हम नंबर्स की देखें तो 51.9% लोगों जो मेंस हैं इंडिया में उनको डायबिटीज़ हो रही है। और अराउंड 45.43% वुमेन्स हैं जिनको डायबिटीज़ हो रही है इंडिया में। तो हर दो में से फार्मीजी की रिपोर्ट ये बोलती है कि हर दो में से एक को डायबिटीज़ है, ठीक है, इंडिया में। तो मेनली हमें अपनी अगर हमें डायबिटीज़ से बचना है तो हमें अपने लाइफ के जैसे हम रहते हैं उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने वर्कआउट्स और अपनी मेंटल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपनी डाइट में भी बदलाव लाना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बच सकें, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ है द रेट ऑफ इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूके हाईएस्ट सिंस 2021। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि यूके में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अब यूके में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ती जा रही है, हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कितना परसेंट। 5% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है इस टाइम यूके में। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अराउंड 6 to 7.5% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करें यूके की, तो यूके में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है। पहली बात तो ये कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने से लोगों की जॉब्स कम हो रही है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और अगर हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोगों के पास उतनी जॉब्स नहीं रहेंगी एआई के कारण। तो इसी कारण जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की जॉब्स कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़, इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिंस इन बेलगांव इन कर्नाटका। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए इंडिया और श्रीलंका में कौन सी ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ये आर्मी की एक्सरसाइज है और इसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये आर्मी की एक्सरसाइज है और ये इसका 11th एडिशन है। मतलब इस साल बेलगांव में कर्नाटका इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज मित्र शक्ति होगी, जो कि एक आर्मी की एक्सरसाइज है। कहाँ पे हो रही है, बेलगांव। वो बेलगांव कहाँ है, कर्नाटका में। और ये कौन सा एडिशन है, 11th एडिशन है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। फोर्थ न्यूज़ है कि दिल्ली ब्लास्ट टोल हिट्स 13, पुलवामा डॉक्टर लाइकली सोल कार ऑक्यूपेंट। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि अभी हमें पिछले दिन के करंट अफेयर से, येस्टरडे के करंट अफेयर से, उसमें हमने बात की थी कि कैसे 10th नवंबर को दिल्ली में रेड फोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और अब ये बात श्योर हो चुकी है कि ये कोई आम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, किसी की गलती के कारण नहीं हुआ था। ये मिलिटेंट्स के कारण ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और इसमें अराउंड 13 लोग मर चुके हैं, 13 लोग की डेथ हुई है। और अब ये जो केस है, ये बॉम्ब ब्लास्ट वाला, ये दे दिया गया एनआईए को। अब हमें पता चाहिए एनआईए क्या है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको ये काम दे दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस काम में बहुत माहिर है कि उनको कैसे पता लगाना है। और कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही हैं कि ये काम जो है वो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट का है। उन्होंने ये काम किया पूरा प्लान करके डॉक्टर्स के साथ, ठीक है। तो जो पीएम मोदी हैं हमारे, मोदी जी, उन्होंने बोला है कि ऑल कॉन्स्पिरेटर्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सेज मोदी। मतलब अभी मोदी जी भूटान गए हुए हैं, तो उन्होंने वहीं पर लाइन बोली कि जितने भी गुनहगार हैं उन सबको बल्कि हम उनको जो उन्होंने गलत काम किया उसकी सज़ा देंगे। और जितने लोग बेकसूर लोग मारे गए हैं उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है। इसके अलावा बात की गई है कि कुछ डॉक्टर्स, एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शाहीन शहीद, उनको भी वो जम्मू एंड कश्मीर में रहती हैं। तो वहाँ पर उनको बोला गया कि वो भी जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड थी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो आगे इसके जो भी अपडेट होगी मैं अगली करंट अफेयर्स में ज़रूर कवर कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। फिफ्थ न्यूज़ है कि दिल्लीज एक्वाई हिट्स सीजन्स वर्स्ट, ट्रिगर्स कंस्ट्रक्शन बैन, हाइब्रिड मोड बैक इन स्कूल्स। अच्छा, अब हमें एक्वाई का मतलब पता होना चाहिए। एक्वाई का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बताता है कि हवा जो हवा है उसमें कितना पोल्यूशन है। तो दिल्ली में सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है। जो दिल्ली का हवा है उसका पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी के अंदर पहुंच चुका है। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी कंस्ट्रक्शन बैन कर दी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है। और भी उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई हैं जिसके कारण कम से कम पोल्यूशन किया जाए। जैसे हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कूल इकट्ठा चलेगा, जैसे कुछ दिन के लिए ऑफलाइन स्कूल, कुछ दिन के लिए ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ग्रैप मॉडल निकाला है।
अब ग्रैप का मतलब क्या है? ग्रैप का मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे जिसके कारण पोल्यूशन कम से कम हो सके। दिल्ली गवर्नमेंट ग्रैप एक्शन प्लान जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, उसके दौरान कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएँगे जिसके कारण पोल्यूशन कम से कम हो सके दिल्ली में, ठीक है? तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पे। 6th न्यूज़ है कि इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर 2024। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन O3, CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और CO जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसेस के मैंने नाम लिए जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या कहती हैं? जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेती है, और उनको ट्रैप करने के कारण जो अर्थ की ओवरऑल हीट बजट है वो बढ़ता है। अगर हीट बजट बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ती है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स कम होते रहते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, और इसी चीज़ को हम इन ओवरऑल बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज के कारण बढ़ती जा रही है, और हमें ग्रीन हाउस गैसेज को कम से कम कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया क्या रिकॉर्ड कर रहा है? इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फॉर 2024। 2024 के पीरियड के दौरान इंडिया ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन किया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन करता है USA, फिर चाइना और फिर इंडिया। ये 3 कंट्रीज़ इतना इमिशन क्यों कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेज का? क्योंकि ये तीनों हैं बड़ी कंट्रीज़। ये तीनों हैं अभी अभी डेवलपिंग, कुछ इसमें जैसे USA और चाइना तो डेवलप्ड नेशंस हैं, लेकिन जो इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है। तो सभी कंट्रीज़ ट्राई कर रही हैं कि वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके। अगर डेवलप होने के लिए उनको पोल्यूशन करना पड़ रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उनको कोल को पिघलाना पड़ता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत सारा पोल्यूशन करना पड़ रहा है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये थी हमारी 6 न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। 7th न्यूज़ है कि इन हाईएस्ट टर्न आउट सिंस 1951 बिहार रजिस्टर 67% पोलिंग। अच्छा, अब हमें पता है कि अभी बिहार में विधानसभा के इलेक्शंस हो गए हैं। ये 2 फेजेस में हुए हैं। फर्स्ट फेज़ हुआ था 6 नवंबर को, सेकंड फेज़ हुआ 11 नवंबर को, और ओवरऑल 67% पोलिंग हुई है। अब इसमें मज़ेदार बात ये है कि जितने लोगों ने पोलिंग की है, जितने लोगों ने वोट दिया है, उसमें फीमेल का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अराउंड 71.6% वुमेन्स ने यहाँ पर वोटिंग दी है, वहीं अराउंड 62.8% मेल्स ने यहाँ पर वोटिंग दी है। तो इससे हमें ये पता लगा है कि कैसे फीमेल्स भी वोटिंग में और इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी को बरकरार रखता है, ठीक है? तो अराउंड टोटल 9.6% मोर वोटिंग हुई है एज़ कम्पेयर टू जो पिछले इलेक्शंस हुए थे, ठीक है? तो 9.6% ज़्यादा वोटिंग की है गई है इस बार, और ये भी फीमेल्स के कारण ही है क्योंकि फीमेल ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इन इलेक्शंस में एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है? तो ये थी हमारी 7th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 8th न्यूज़ पे। 8th न्यूज़ है डोंट यूज़ COP30 टू चेंज पेरिस डील आर्किटेक्चर। अच्छा, अब हमें COP30 का मतलब पता होना चाहिए। COP30 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसका 30th एडिशन। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30th एडिशन का मतलब क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि जो मौसम बदल रहा है वो उस जितना ग्रीन हाउस कार्बन इमिशन, कार्बन डेटिंग बढ़ रही है, कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ रहा है, उनके बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के कारण क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है तो उसके कारण पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब पोल्यूशन को रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज को शांत करने के लिए सभी पार्टीज इकट्ठी होती हैं, सभी कंट्रीज इकट्ठी होती हैं, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अपना योगदान देती हैं, और उसके बाद ये देखती हैं कि क्या क्या एक्शन करना चाहिए ताकि हम पोल्यूशन को कम से कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज में सुधार ला सकें, ठीक है? तो अभी इसकी जो 30th मीटिंग है वो होगी बेलम, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है? इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 की मीटिंग में बोला कि हमें 2015 का पेरिस एग्रीमेंट नहीं भूलना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट में क्या था कि सभी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे USA, चाइना, फ्रांस, ये सब UK, यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये एक ऐसी चीज़ हमें बताएँगी कि इन्होंने टोटल कितना एमिशन किया ग्रीन हाउस गैसेज़ से, कितना पोल्यूशन किया इन ओवरऑल पूरे साल का, ठीक है? तो मेनली एक ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ थी कि एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान लेके आएंगे। नेशनल अडेप्टेशन प्लान का मतलब क्या है? नेशनल अडेप्टेशन प्लान का मतलब है कि सभी कंट्रीज़ एक टोटल ओवरऑल अपने पूरे साल का बताएंगी कि वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे ताकि कार्बन का इमिशन कम से कम हो सके, और इसके साथ साथ जो जितना भी वो पोल्यूशन कर रहे हैं वो कम से कम हो सके। तो उसको करने के लिए वो क्या स्टेप्स लेंगे, तो ये आएगा नेशनल अडेप्टेशन प्लान में सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो आएगा ही, इसके साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी आएगा, ठीक है? तो ये थी हमारी 8th न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट न्यूज़ क्या है कि ट्रंप होस्ट अल शारा फॉर अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग।
अब इसमें अल शारा का मतलब कौन है? अल शारा है सीरिया के प्रेसिडेंट, और ठीक है, और ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो मिलके सीरिया के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, सीरिया के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं अपने रिलेशन अच्छे सीरिया के साथ? क्योंकि सीरिया की जो कैपिटल है वो है दमिश्कस, ठीक है, और ये हमें पता होना चाहिए कि सीरिया की कैपिटल है दमिश्कस, और ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो है टेररिज्म खत्म करें, आईएसआईएस का टेररिज्म खत्म करें, क्योंकि जितने भी ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ है ना, वहाँ यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये सीरिया के साथ मिलकर टेररिज्म खत्म करेंगे तो इनका ग्लोबली नाम भी होगा, और यूएस की प्रेजेंस का पता चल जाएगा जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इनकी दोनों की मीटिंग हुई ना, इसमें ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया था अल शारा की जो अल शारा प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, उनको यहाँ पे अपने व्हाइट हाउस में बुलाया और वहाँ पर उनके साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कोई मीडिया को प्रेजेंस नहीं दी, क्योंकि अगर मीडिया को प्रेजेंस देते तो उनकी जो आपस में बातचीत थी वो लीक हो जाती, उसके बाद जो भी उन्होंने इंटरनल मीटिंग्स की उनके बारे में पता लग जाता। तो इसलिए ट्रंप ने मीडिया को प्रेजेंस नहीं दी व्हाइट हाउस में। मेनली उनकी बात ये हुई है कि वो आईएसआईएस का टेररिज्म खत्म करेंगे जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में है, सीरिया के साथ मिलके, ताकि सीरिया भी स्ट्रांग हो सके, सीरिया और यूएसए के रिलेशन भी स्ट्रांग हो सके, और यूएसए की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बनी रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो हम चलेंगे होमवर्क पे। होमवर्क है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू ज्वाइन द यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन इन 2025। एक बार मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन इन 2025। इसके चार ऑप्शन हैं: ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी इंडिया। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।